गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि प्रोडक्शन का आज 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट में आप देखिएगा टेलर टूल लाइफ। हमें क्या देखना है कि टेलर टूल लाइफ क्या होता है। तो टूल वेयर का क्या मतलब है? आपका जो टूल है किसी भी चीज से टकराने के कारण, चाहे रबिंग होने के कारण, उसके बीच में वेयरिंग एक्शन होता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के वेयरिंग होते हैं। एक होता है क्रिएटर वेयर, दूसरा होता है फ्लैंक वेयर। चलिए अब आपको बताते हैं क्रिएटर वेयर किसे बोलते हैं और फ्लैंक वेयर किसे बोलते हैं। ये आपका क्या है? एक वर्कपीस है। ठीक है, दिख रहा है? ये है आपका एक टूल, और ये टूल क्या है, कट कर रहा है। यहाँ से ये पार्ट तक कट चुका है और चिप मेरा VC स्पीड से निकल रहा है। और यहाँ टूल का स्पीड कितना है? V। ठीक है, टूल का स्पीड है V। हम जानते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन अगर टूल के टिप से खींचेंगे और उसके बीच का एंगल हम लेते हैं तो उसको कितना बोलते हैं? अल्फा रैक एंगल। और जो टूल और कटिंग सरफेस है उसके बीच में जो हम एंगल छोड़ते हैं वो कितना होता है? क्लियरेंस एंगल। टूल का अपर पार्ट को हम रेक फेस बोलते हैं, टूल का नीचे वाला हिस्सा को हम फ्लैंक फेसेस बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिव वेयर और फ्लैंक वेयर क्या होता है। देखिए, जब भी टूल वर्कपीस को कट करेगा, चिप टूल के रेक फेस से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? टूल और चिप में एक रबिंग एक्शन होता है। उस रबिंग एक्शन के कारण एक हीट जनरेट होता है। उस हीट जनरेट के कारण क्या होता है? मेल्टिंग का चांस बढ़ जाता है, जो इस पार्ट को हम क्रिएटर वेयर बोलते हैं। कहा क्या बोलते हैं? क्रिएटर वेयर बोलते हैं। तो क्रिएटर वेयर किसके किसके बीच में होता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्रिएटर वेयर टूल और चिप के बीच में होता है। ठीक है, आप बोलते हैं, लेकिन देखिए ये जो टूप है, टूल का जो टिप है उस जगह नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है और ये होता है कुछ हल्का पार्ट पे होता है। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में पूछेगा क्या टूल का टिप पे होता है, बोलता है नहीं, टूल का टिप पे नहीं होता है। और ये फ्लैंक वेयर क्या होता है? फ्लैंक वेयर सेम है। जो कुछ देखिए, मैक्सिमम चिप तो इधर से फ्लो होता है, लेकिन इसके और इसके बीच में कुछ कांटेक्ट तो आता है, तो उस कांटेक्ट के कारण एक रबिंग एक्शन होता है जिसमें एक फ्लैंक वेयर जनरेट होता है। इसे हम बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? फ्लैंक वेयर। जो ज़्यादा मात्रा किसका होता है? क्रिएटर वेयर का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटर वेयर का कुछ इम्पोर्टेंस। और ठीक है, ये है तो क्रिएटिव वेयर क्या लिखा? द क्रिएटिव वेयर इज ऑन द रैक एंड इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। कैसा होता है? एक ऑलमोस्ट सर्कल टाइप में ये वेयरिंग होता है। ठीक है, और क्रिएटिव वेयर किससे किसके बीच में होता है? बिटवीन टूल एंड चिप के बीच में होता है। ठीक है, टूल और चिप के बीच में होता है क्रिएटिव वेयर। ठीक है, क्या बोलता है? द क्रिएटिव वेयर डज नॉट एक्सटेंड टू द टूल टिप। मतलब क्या बोल रहा है? जो क्रिएटिव वेयर में जनरेट हो रहा है वो टूल का टिप तक नहीं होता है, एक्सटेंड नहीं होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, टूल का टिप तक नहीं पहुंचता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। इफेक्ट क्या करता है? इट इंक्रीज कटिंग फोर्स और इट चेंज द टूल ज्योमेट्री एंड सॉफ्टन द टूल टिप। जाहिर सी बात है, देखिए क्रिएटिव वेयर के कारण क्या होता है कि इसमें कटिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिएटिव वेयर है, इसके कारण क्या हो रहा है? शार्पनेस। जैसे मान लीजिए कि हीट जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो क्या हो रहा है? वो मोल्टेन स्टेट में आ रहा है, उसके कारण वो क्या क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट करके एक शार्पनेस आ रहा है। ठीक है, शार्पनेस आएगा तो मैं कटिंग फोर्स ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगा, और टूल ज्योमेट्री और सॉफ्टन द टूल टिप। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं फ्लैंक वेयर का बात करते हैं। ठीक है, फ्लैंक वेयर क्या होता है? फ्लैंक वेयर इज ऑन द क्लियरेंस सरफेस ऑफ द टूल। तो फ्लैंक वेयर कहाँ लगता है? क्लियरेंस सरफेस ऑफ द टूल। तो फ्लैंक वेयर हम बोल सकते हैं किसे किसके बीच में लगता है? फ्लैंक वेयर लगता है कटिंग, जो कटिंग वर्क पीस है उसके बीच में, कटिंग वर्क पीस इन बिटवीन
कटिंग वर्कपीस और टूल जो फ्लैंक सरफेस है, ठीक है, याद रखिएगा फ्लैंक सरफेस मतलब नीचे वाला टूल का पार्ट, उसके बीच में। इट मॉडिफाइड टूल ज्योमेट्री और इट चेंजेस द डायमेंशन। ऑब्वियसली बात है, डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है और टूल ज्योमेट्री को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। नाउ अगला पार्ट है टेलर्स टूल लाइफ। तो टेलर्स क्या कहा था, टूल लाइफ को डिफाइन किया था। आप ही बताइए किसी भी टूल का लाइफ को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बेसिस पे हम टूल का लाइफ को डिफाइन करते हैं। जिसे क्या बोलता है टूल लाइफ, मेजर इन द टाइम पीरियड ऑफ यूज ऑफ टूल अंडर डिजायर परफॉर्मेंस। तो टूल लाइफ को हम किस बेसिस पे देखेंगे, तो टूल लाइफ को एक मान लीजिए कोई पीरियड तक, जैसे मान लीजिए 1 महीना में वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, 1 साल में वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो इस बेसिस पे हम टूल लाइफ को डिफाइन करते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट है, जो पॉइंट मेनली ये सिर्फ जानने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। टूल लाइफ कैन बी स्पेसिफाइड बाय द फ्लोइंग मेजरेबल क्वांटिटी। टूल लाइफ को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ मेजरेबल क्वांटिटी है। जैसा पहला बोलता है एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्यूर, ठीक है, लेंथ ऑफ वर्क कट टू फेल्यूर। तो क्या बोलता है, एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्यूर मतलब फेल होने से पहले वो कितना, उसका कटिंग टाइम कितना था। दूसरा लेंथ ऑफ वर्क कट टू फेल्यूर मतलब वो टूल फेल होने से पहले कितना लेंथ ऑफ वर्क को कट किया। वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव टू द फेल्यूर मतलब फेलियर होने से पहले कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल को रिमूव किया। नंबर ऑफ कंपोनेंट टू बी प्रोड्यूस, ठीक है, फेलियर होने से पहले कितना कंपोनेंट को प्रोड्यूस किया। कटिंग स्पीड फॉर ए गिवन टाइम फॉर फेल्यूर मतलब कोई भी कटिंग स्पीड फॉर ए गिवन टाइम, फेलियर होने से पहले उसका स्पीड क्या था, मतलब कितना टाइम में वो कट किया, ठीक है, कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट बनाया, कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल को रिमूव किया। ये सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है टूल लाइफ इक्वेशन। इसमें लगभग सारा क्वेश्चन आपको टूल लाइफ इक्वेशन से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो टूल लाइफ इक्वेशन क्या है, वी टी का पावर एन इक्वल टू सी। क्या है, वी टी का पावर एन इक्वल टू सी। तो क्या बोलता है, देखिए जैसे टी क्या है, इसमें टी है टूल लाइफ इन ए मिनट, जो टी हम लेते हैं मिनट में लेते हैं, और टूल लाइफ होता है, ठीक है। बी क्या है, कटिंग स्पीड है। एन क्या है, ये डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। एन क्या है, देखिए हर मटेरियल का एन अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये मटेरियल का टाइप में डिपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ग्राफ तो देखिए अगर हम जैसे वी टी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेते हैं, अब v इक्वल टू सी अपॉन टी टू द पावर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ लगभग हाइपरबोलिक आएगा, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोलिक बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें आप जानते हैं, आपको स्पीड का ऑर्डर तो याद है, जैसे हाई स्पीड स्टील सबसे कम स्पीड होता है, कार्बाइड का सबसे ज़्यादा होता है, सेरामिक्स का सबसे ज़्यादा होता है। जब भी और टी का हम ग्राफ बनाएंगे तो सेरामिक्स का सबसे ज़्यादा होगा, कार्बाइड का, उस पर हाई स्पीड का, इससे भी एक लो स्पीड होता है वो, ठीक है। तो लगभग ये हो गया। और डायमंड होता है तो डायमंड का भी इसके ऊपर आता है शेप, ठीक है, डायमंड। तो ये किसका ऑर्डर है, ये कटिंग स्पीड और कटिंग फोर्स का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोलिक होता है और कटिंग स्पीड का ऑर्डर भी अपॉन टी, ठीक है। चलिए आगे और बात करते हैं। जो भी आपको हम टेलर्स इक्वेशन बताए हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बताए थे, टेलर्स इक्वेशन बताए हैं, टेलर्स इक्वेशन, ठीक है। टेलर्स इक्वेशन क्या बताए थे, वी टी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिंपल आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले लॉग ले लीजिए। लॉग अगर दोनों साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग भी इसमें जिससे लॉग लीजिएगा तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि एन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा एन, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, इक्वल टू
लॉग सी। अब काम कीजिए, लॉग को कॉमन ले लीजिए, लॉग कॉमन ले लिए तो v प्लस एन टी इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग यहाँ कट गया तो v प्लस एन टी, ठीक है, v प्लस एन टी इक्वल टू सी। देखिए कैसा किस टाइप का लाइन बन रहा है, ठीक। v प्लस एन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का लाइन बनता है, तो लीनियर इक्वेशन बनता है। देख रहे हो y इक्वल टू, याद होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसका इक्वेशन होता है, लीनियर का होता है ना, लीनियर इक्वेशन। तो v प्लस एन टी इक्वल टू सी क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। तो आपको सिंपल, आपको दो ग्राफ दिया जाएगा हमेशा, यही दो ग्राफ में हमेशा कंपेरिजन क्या होता है। अगर v और t के बीच का रिलेशन है तो हाइपरबोलिक बनेगा, और ln v और ln t का बीच का ग्राफ बना रहे हैं तो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। ऑर्डर वही रहेगा स्पीड का, सेरामिक्स, कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा। लेकिन अगर v और t का है तो हाइपरबोलिक, और ln v ln t के बीच का ग्राफ बना रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइप का आपका बना था। और इस केस में तो आपको याद ही होगा v t टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट v इक्वल टू c अपॉन t टू द पावर n, जो किस टाइप का है, एक हाइपरबोलिक का इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन इसी में हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। हमको मेन मतलब है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, क्या प्रोवाइड करना, कंटेंट प्रोवाइड करना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन है, ये आपका है जैसे वेरिएबल अफेक्टिंग टूल लाइफ। ये टूल लाइफ इससे पहले आपको हम पढ़ाए थे टूल लाइफ के बारे में, तो आपको बताए थे कि टूल जो लाइफ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम जानते हैं ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वर्कपीस मटेरियल पे डिपेंड करता है, कटिंग फ्लूइड पे डिपेंड करता है, तो ये सब मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसे आप नीचे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछ दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया सवाल है, पहले भी हम करवा चुके हैं। जो पूछता है टूल लाइफ इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, जो टूल का लाइफ है किस फैक्टर पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, कटिंग स्पीड पे, फीड रेट पे, डेप्थ पे, नोज डेप्थ ऑफ कट, नोज रेडियस पे। तो इसका आपको इक्वेशन बताए थे कि टूल लाइफ सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड तो सभी पे करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा करता है कटिंग स्पीड पे, उसके बाद फीड रेट पे। तो याद करने का तरीका आपको हम बताए थे ASFDR, ये है ऑर्डर कटिंग टूल्स का, कटिंग टूल्स ऑर्डर, ठीक है। ये आपको हम आगे बता चुके थे, SFDR के थ्रू आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर सेकेंड में हम देखते हैं, तो अभी आपको बताए थे v टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसका इक्वेशन है, ये है मेरा टेलर्स लाइफ इक्वेशन, मतलब टूल का जो लाइफ है उसका इक्वेशन हम यहीं से निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन था v टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और आपको एक और बताए थे कि v इक्वल टू c अपॉन टी टू पावर n, किसका इक्वेशन होता है, हाइपरबोलिक का होता है। बार बार आपको हम बताते रहेंगे जब भी आएगा, क्योंकि आप याद कर सके, ठीक है, हाइपरबोलिक इक्वेशन होता है, ठीक है। आप देखिए जैसे आपको हम बताए थे n क्या चीज पर डिपेंड करता है, n डिपेंड करता है मटेरियल पर, को जो वर्कपीस आप ले रहे हैं उसका मटेरियल क्या है। तो मेरा जो n कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0.082 0.07 तक वेरी करता है, यार 0.082 0.7 तक वेरी करता है। अगर आपको ग्राफ याद होगा तो देखिए, आपको v और t का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो आपका एक हाइपरबोलिक का ग्राफ आया था, जो जिसका सबसे ज़्यादा स्पीड है, सबसे पहले वो था जिसमें आपको हम पहला रखे थे सेरामिक्स, उसके बाद रखे थे कार्बाइड, ठीक है, उसके बाद रखे थे हाई स्पीड स्टील, याद है, अभी जस्ट क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो देख सकते हैं उसी का ऑर्डर है। तो n 0.082 0.2 हाई स्पीड स्टील का है, 0.1 से 0.15 कास्ट इलाव का है, 0.2 से 0.4 कार्बाइड टूल्स का है, 0.5 टू 0.7 किसका है, सेरामिक्स टूल है। डायमंड का और ज़्यादा होगा, ठीक है, डायमंड टूल्स का, लेकिन लगभग हम 0.02 0.7 तक ही लेते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि n का वैल्यू कितना है, नहीं तो ये आपका जो ग्राफ इस टाइप का ग्राफ देगा, एक v अपॉन टी का ग्राफ दे सकता है और ln t का भी ग्राफ दे सकता है,
इससे पहले आपको याद होगा कि एक और ग्राफ आपको बनाए थे ln v और ln t के बीच जो एक लीनियर इक्वेशन था, वही ऑर्डर तो सेम था। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़िए। इन ऑर्थोगोनल कटिंग विथ ए टूल रेक एंगल कितना दिया है 75 एंड शेयर एंगल ऑफ 22.8 डिग्री, द फ्रिक्शन एंगल बीटा विल बी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शन एंगल बीटा क्या होगा, तो ये बताइए आप। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले भी आपको क्वेश्चन दिए थे ऑर्थोगोनल कटिंग विथ टूल रेक एंगल कितना दिया 75। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए गिवन क्या क्या है, इस टाइप से लिखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। गिवन है शेयर एंगल फाई दिया हुआ है आपको 22.8 डिग्री दिया हुआ है, और टूल रेक एंगल, ठीक है, रेक एंगल कितना दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ है। देन फ्रिक्शन एंगल हमसे क्या पूछा है, फाइंड फ्रिक्शन एंगल फाइंड करने बोला है, जो क्या है, एक बीटा है। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको हम बताए होंगे, याद होगा, दो फार्मूला। एक फार्मूला आपको बताए थे कि tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा बताए थे। दूसरा फार्मूला बताए थे आपको डायरेक्ट शेयर एंगल निकालने का, क्या बताए थे कि π/4 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, ये एक फार्मूला बताए थे आप। तो ये फार्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्यों, फाई दिया हुआ है मेरा 22.8 डिग्री, ये है मेरा π/4 प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है 75 डिग्री बाई 2, और हमको बीटा तो निकालना है। ठीक है, सब एंगल में, तो π/4 को हमें एंगल में लेना होगा। तो π/4 कितना बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं π/4। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसमें हमको क्या चीज में लेना होगा, डिग्री में लेना होगा। ये किस में लेंगे, हम डिग्री में लेंगे। तो डिग्री में कन्वर्जन कैसे करेंगे, देखिए π/4 है तो इंटू 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो पाई से पाई में कट गया और 4 45, तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री प्लस 75/2 माइनस बीटा बाई 2, ये है। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो हो गया 22.8 इक्वल टू 45 प्लस, इसको 2 से काटेंगे 2 3 या 6 और 7 14 2 5 10, तो 37.5 माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो 22.8 माइनस 45 माइनस 37.5 इक्वल टू माइनस बीटा बाई 2। इसको हम बीटा बाई 2 कर सकते हैं। इसको अगर ऐड कर दिए हम 5 5 10 12 का 2 हाथ में 1 4 3 7 1 8 82.8 माइनस 22.8। ठीक है, इंटू अगर ये 2 को हम यहाँ इंटू कर दिए, बीटा का वैल्यू मेरा आ जाएगा 82.5 में 22.8 माइनस कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ ज़्यादा टाइम ना लगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना पड़ा है, मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है नहीं। ठीक है, तो मेनली अभी मोबाइल भी मेरा यूज में चल रहा है। तो एक वो क्वेश्चन कर देते हैं, आपका 82.5 लिखा हुआ है और 22.8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी से सिंपल, इसमें क्या करेगा, एक पैंचा 15 8 8 16 होता है, तो 7 15 यहाँ एक बचा तो फिर पैंचा देगा, तो यहाँ 11, तो 9 10 11, 7 में 2 गया तो 5, तो मेरा आ जाएगा 59.7 को इंटू कर देना है 2 से, जो कितना है 7 14 का 4 हाथ में 1 9 2 18 19 का 9 हाथ में 1 5 10 11.1 है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको डाइट बना रहे हैं, इसलिए मेनली हम चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दें, कि ये समय आपको टाइम न लगे। कैलकुलेशन मेनली तो सभी कर लेते हैं, मेनली होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मेनली हमें क्या फोकस करना है, ये कॉन्सेप्ट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद आता है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर आप 2 में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हम 4 लिए हैं। इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन, क्या बोला, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ एन सीमेंटेड कार्बाइड। देखिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, सीमेंटेड कार्बाइड टूल यूज कर रहे हैं, जो हाई स्पीड में होता है, एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग टेलर एक्सपोनेंट 0.25। इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ, कटिंग स्पीड क्या है, हाफ, देन टूल लाइफ बिकम्स,
तो ऑप्शन दिया हाफ होगा, ट्वाइस होगा, 8 टाइम्स होगा, 16 टाइप होगा। तो सोल्यूशन करने से पहले हमेशा आपको बताया है कि उससे सबसे पहले क्या कीजिए, गिवन है उसे लिख लीजिए। तो सबसे पहले मैं गिवन क्या, एन दिया हुआ है 0.25 जो टेलर्स एक्सपोनेंट है। दूसरा हमसे बोलता है इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ, तो भी डेज क्या हो जाएगा, जो मैं स्पीड था उसका सेकेंड टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमसे पूछता है कि टूल लाइफ क्या होगा, ठीक है, तो टूल लाइफ क्या होगा। तो आपको हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन बताए थे, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन आपको हम बताए थे, क्या था, भी टी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें आप इस टाइप कर सकते हैं, तो V1, ठीक है, V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n। इसमें कर सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं V1 अपॉन V2, ठीक है, और T2 अपॉन T1 टू द पावर n। क्या कि V1 अब V2 को डिवाइड कर दिए, यहाँ T2 था, T1 को डिवाइड कर दी और n कर दिए, ठीक है। V1 मेरा क्या था, पहले V था, आप बोलता है V/2 है, पहले स्टार्टिंग का V था, ठीक है, स्टार्टिंग का V था, फिर क्या हुआ, सेकंड V/2 हो गया, और हमको T2 निकालना है, ठीक है। तो T2 अपॉन T1 हमको रेशियो निकालना है, तो ये हो गया T2 अपॉन T1, इसका पावर हम दे देते हैं n, V से V कट गया, इसमें अब क्या आ जाएगा, तो इधर हो गया आपका T2 अपॉन T1 टू द पावर 2 टू का पावर 10। तो हमें n का वैल्यू दिया हुआ है 2 का पावर 0.25, ये दिया हुआ है। ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल 2 का पावर 0.25 कितना होगा बताइए। तो ये आपका लगभग 16, ठीक है, 16, तो T2 इक्वल टू 16 T1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं चेक तो अभी नहीं कर सकता हूँ, क्या कि मेरा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रहा है और एक ही फ़ोन है, ठीक है, लगभग, लेकिन प्रोसेस आपका इसी टाइप से होगा, ठीक है, लगभग प्रोसेस आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ n इक्वल टू 0.5 द टूल हैज ए लाइफ ऑफ 180 मिनट, ठीक है, ठीक है, और कटिंग स्पीड ऑफ 18 मीटर, देखिए मीटर पर मिनट दिया हुआ है। डिटरमाइन द कटिंग स्पीड, हमें कटिंग स्पीड निकालना है। इफ टूल लाइफ इज रिड्यूस टू 45 मिनट, तो मैं टूल लाइफ कितना रिड्यूस हो गया है, 45 मिनट हो गया है। तो सबसे पहले से आपको हम बताएं, सबसे पहले गिवन देख लीजिए क्या क्या गिवन है आपका, n इक्वल टू 0.5 गिवन है, और द टूल हैज ए लाइफ ऑफ 180 मिनट, T1 लिखा हुआ है 180 मिनट, एट ए कटिंग स्पीड ऑफ 18, तो कटिंग स्पीड क्या है 18 मीटर पर मिनट। डिटरमाइन द कटिंग स्पीड, हमको V2 निकालना है। इफ टूल लाइफ इज रिड्यूस टू, टूल लाइफ कितना रिड्यूस हो गया है, 45 मिनट हो गया है, ठीक है। सिंपल देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस सीधे आपको V T टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो आपका टेलर्स टूल इक्वेशन है, फिर से लिख देते हैं टेलर्स टूल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं V1 T1 टू द पावर n इक्वल टू V2 T2 टू द पावर n, बस जो वैल्यू आपको दिया हुआ है बस आप पुट करते जाइए। यहाँ 18 लिखा हुआ है, T1 180 दिया हुआ है, V2 हमको निकालना है, और T2 कितना दिया हुआ है 45 टू द पावर n। तो हम जानते हैं 18 इंटू 180 अपॉन 45, n कितना है, n है में 0.25 इक्वल टू V2। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 दिया 15, 5 36, 9 4 जा 36, तो 18 इंटू 4 का पावर 0.25 इक्वल टू V2, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो V2 आ जाएगा लगभग 36 मीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 36 मीटर पर मिनट आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस द कटिंग फोर्स आर 1200 न्यूटन और 600 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ द रेक एंगल ऑफ द टूल इज 0, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल चिप इंटरफेस क्या होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है।
तो एक आपको हम क्वेश्चन बताए थे, याद होगा आपको, एक डायग्राम के थ्रू सारा प्रोसेस बताए थे कि जैसे मान लीजिए आपको क्या सबसे पहले पॉइंट देखिए, रेक एंगल ऑफ द टूल इज जीरो। तो आपको पता होगा कि अल्फा अगर जीरो है, रेक एंगल अगर जीरो है, तो आपको एक डायग्राम हम बनाना सिखाए थे, वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम, ठीक है। तो आपको डायग्राम याद है कि अगर मेरा रेक एंगल जीरो है तो आपको याद होगा रेक एंगल जीरो और रेक एंगल पॉजिटिव और रेक एंगल नेगेटिव में हम किस टाइप से रखते थे। ये मान लीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पॉइंट से, तो मेरा टूल लगभग, ठीक है, लगभग आपका टूल इस टाइप से होता था, जो अल्फा इक्वल टू जीरो, रेक एंगल जीरो को देता था। जो मैं कटिंग में जो कटिंग फोर्स है वो कहाँ होता था, ये होता था मेरा कटिंग फोर्स। और हम जानते थे कि चिप का फ्लो किधर डायरेक्शन होता है, चिप का फ्लो होगा इधर से, ठीक है, कुछ इधर से चिप का फ्लो होगा। तो चिप का फ्लो इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसका नीचे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। चलिए इतना ही मेन बनाइए। अब देखते हैं गिवन क्या क्या है, ठीक है। और चौगन कटिंग फोर्स है, द कटिंग फोर्स है एफ सी मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1200 न्यूटन और 600 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। 1200 न्यूटन और 600 न्यूटन मेरा दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा, कटिंग फोर्सेस, ठीक है। वही थोड़ा सा लगा कि यहाँ कुछ छूटा हुआ है, ये 600 न्यूटन यहाँ कुछ छूट गया, ये क्या है, थ्रस्ट फोर्सेस है। थ्रस्ट फोर्सेस मतलब क्या हो गया कि अगर जो कटिंग फोर्स ऊपर लगता है तो नीचे भी एक थ्रस्ट फोर्स लगता था। तो एफ टी में कितना है, एफ टी है मेरा 600 न्यूटन रिस्पेक्ट। इफ द रेक एंगल जीरो, तो हमसे पूछता था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टूल चिप इंटरफेस कितना होगा, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एफ आर है, तो फ्रिक्शन से मेरा क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन से जब भी हम जानते हैं कि कोई भी टूल अगर इधर मूव कर रहा है तो इधर क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। इधर मूव किया, इधर फ्रिक्शन लगेगा, इसके बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसी के बीच का एंगल तो हम बीटा बोलते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शन, और कितना होता है वो 90 होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये हो गया मेरा थ्रस्ट फोर्स। तो ये हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं जब भी अल्फा जीरो होता है तो मेरा कैसा फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद है, एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन होगा, रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन है, इसका मतलब मेरा एफ सी इक्वल टू एन हो जाएगा और एफ टी इक्वल टू एफ आर हो जाएगा। तो एफ सी में लिखा हुआ है कितना है, 1200 न्यूटन, और एफ आर हो गया 600 न्यूटन, बस निकल गया। और हम जानते हैं कि टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल होता है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ आर अपॉन एन। तो एफ आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 6 न्यूटन और एन का भी है 1200 न्यूटन। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका ये हो गया बीटा इक्वल टू, तो मेरा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10 इनवर्स, ठीक है। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, एफ आर का वैल्यू हो गया 600 और नॉर्मल का हो जाएगा 1200। तो ये कट के हो जाएगा 1/2, तो बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। तो बीटा कितना हो जाता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग आपका 45 डिग्री बीटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन है हम आपको अगला लेक्चर में बता देंगे सारा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।